أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अच्छा आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 362 ऑनवर्ड अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन में जो कि हम कर रहे हैं फॉर द preparation of interview for commission exam for headmaster, headmistress, ASDO, SDO, TGT and all related educational posts. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 362 तक हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 363। तो जो क्वेश्चन नंबर 363 है, व्हाट इज एमसीक्यू टेस्ट। तो एमसीक्यू टेस्ट जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट जो है। अच्छा, टेस्ट है क्या? टेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस which measure the specific behavior of a person, or we can say test is an instrument or it's a measuring tool भी हम इसको कहते हैं। मेयरिंग टूल्स जो है हमारे पास 4 है। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये 4 जो है दीज आर टेस्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो एमसीक्यू टेस्ट क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं इनको। इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होता है जिसमें एक पर्सन जो अटेम्प्ट कर रहा है वो अपना विल इंक्लूड नहीं कर सकता, बस जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन विच अ स्टूडेंट सेलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द, सॉरी ये द है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से एक ऑप्शन को आपने टिक करना है, सेलेक्ट करना है। दिस इज एमसीक्यू टेस्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ एमसीक्यू टेस्ट इज लाइक इट इज कंसिस्ट ऑफ द मेन स्टेटमेंट कॉल्ड स्टेम। जो इसका मेन स्टेटमेंट होता है उसको हम स्टेम कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज कॉल्ड आंसर, और जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको हम आंसर कहते हैं। वाइल द रॉन्ग ऑप्शन आर अल्टरनेटिव्स आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर। जो गलत होते हैं ऑप्शंस उसको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। इट इज मोस्टली यूज टेस्ट इन यूएसए। तो ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है अमेरिका के अंदर। अ गुड डिस्ट्रक्टर इज वन हु अट्रैक्ट लो अचीवर मोर वाइल अ बैड डिस्ट्रक्टर इज वन हु अट्रैक्ट लो एंड हाई अचीवर्स इक्वली। तो ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। एक अच्छे डिस्ट्रक्टर की ये निशानी है कि जो लो अचीवर है उसको भी वो क्या करे, वो अट्रैक्ट करे। ठीक है, और जो बैड डिस्ट्रक्टर होगा वो लो अचीवर प्लस हाई अचीवर दोनों को इक्वली जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 364 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर के हवाले से। तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर एज कॉल्ड मैनेजमेंट। मेरी पार्कर फुलिट की डिफिनेशन है, कहती है कि आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दूसरों से काम लेने को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों हम करते हैं? फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद इन द स्कूल। स्कूल के अंदर जो रिसोर्सेज है उसको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जब हम इस्तेमाल करें तो उसको हम, इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। और कौन से रिसोर्सेज स्कूल के अंदर होते हैं? मेनली 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज: फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंसेप्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा जी। while the process to oversee and guide an individual or organization whether it is working according to the set standards or not। जो सेट स्टैंडर्ड्स है, आया एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन उसी को, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सुपरविजन कहते हैं। आर, सुपरविजन क्या है? A professional support given by an experienced one for the achievement of organizational goals or objective। ठीक है,
तो ये एक प्रोफेशनल सपोर्ट है जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वो देता है किस चीज़ के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जाए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 365 है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज द वर्क फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम इसको मैनेजमेंट के टर्म्स में ले ले तो ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, लेकिन ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर का भी नहीं है, उसके अंदर इंसान होते हैं, उसके अंदर कुछ स्किल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर जो है हमारे पास ओके जी, तो हम ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग की डिफरेंस को अगर देखें तो ऑर्गेनाइजिंग इज सिंपल, इट्स अ वर्क फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इंसान हो, ह्यूमंस हो, और उसके साथ साथ उसके स्किल्स हो, तो कंबाइंडली उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, सोलिली हम फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है फिजिकल और उसमें कोई बंदा नहीं रहता या उसमें कोई काम नहीं हो रहा तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर इंसान होंगे, उसके अंदर जो है कुछ स्किल्स होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन इज द समेशन ऑफ फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, तीनों होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, आर ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर सेम पर्पस। ठीक है, तो जब लोग होंगे सेम पर्पस के लिए। अच्छा जी, तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली इट्स एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टेपिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, तो ये सारे जो है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजिंग है, वाइल ऑर्गेनाइजिंग इज इट्स वर्क फॉर्म and an element of management while mean allotment of duties and responsibilities and making optimum use of resources। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन किसी बंदे को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, इसको सिंपली हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एंड सिंपल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग मीन राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 366 है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स कंप्राइजेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, compensation of individuals, स्कूल लेवल। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? अच्छा जी, ह्यूमन रिसोर्स कंप्राइजेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, जो टोटल प्रोसेस है उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। फिर उसकी ट्रेनिंग करना कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कंपनसेशन देना ऑफ इंडिविजुअल, तो इनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, स्कूल लेवल HRR, स्कूल लेवल ह्यूमन रिसोर्स क्या है, हेडमास्टर है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, क्लास बोर्ड्स है, क्लर्क है, लैब अटेंडेंट है, लाइब्रेरियंस है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास स्कूल ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 367 है, व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। तो फॉर्मल का वर्ड जहाँ भी आएगा, वेल स्ट्रक्चर, वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्री प्लान्ड, इसको हम फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल इज समथिंग नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉट बेस्ड ऑन फ्लेक्स रिजिड रूल्स, जबकि फॉर्मल जो होगा रिजिड रूल्स पे बेस करेगा। तो जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट है, सो फॉर्मल असेसमेंट इज द टाइप ऑफ असेसमेंट विच इज प्री प्लान्ड, सिस्टमैटिक, well organized and standardized. Standardized mean it's developed by experts. It has some specific norms. While non-formal assessment is spontaneous, ये spontaneous होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज होगा एंड नॉट प्लान, प्लान नहीं होगा। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन हो गए असेसमेंट के वो रिजिड नहीं होंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज्यादा होगी, जबकि फॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होगी। ठीक है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 368 है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट बेसिकली जीन पियाजे को कहा जाता है, और जीन पियाजे की थ्योरी जो है स्पेसिफिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके स्टेजेस क्या है, बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस है जो कि एक बच्चे की जो जहनी डेवलपमेंट है उसकी जो है अप टू 20 ईयर्स ये क्या करती है, ये कवर करती है। ठीक है। अच्छा, जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने चिल्ड्रन पे 60 ईयर्स तक जो है वो काम किया था। ठीक है। Jean Piaget is called genetic epistemologist. He presented a theory named cognitive development theory. ठीक है। With 4 stages. The first stage is sensory motor stage, जो कि birth to 2 years है. The second stage is called pre-operational stage. Early childhood इसको हम कहते हैं 3 to 6 years. Third stage is called concrete operational stage. Late childhood जिसको हम 7 to 12 year कहते हैं. And the last stage is formal operational adolescence up to 20 years, जिसको हम लड़कपन का जो है कहते हैं एज फ्रॉम 13 to 20। ठीक है। तो ये 4 स्टेज जो है ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के स्टेजेस है, जीन पियाजे की थ्योरी के स्टेजेस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेज के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स भी है फर्दर। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 369 है, एक्सप्लेन ठाबा करिकुलम मॉडल। हिल्डा ठाबा जो है इन्होंने एक करिकुलम मॉडल प्रेजेंट किया था। एक तो टेलर ने प्रेजेंट किया था 1949 के अंदर, एक हिल्डा ठाबा ने प्रेजेंट किया था। तो ठाबा कहती है कि बेसिकली जो करिकुलम मॉडल है वो डिजाइन करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट नीड्स। ग्रास रूट मॉडल की ये बात करती है, इंडक्टिव मॉडल की ये बात करती है कि करिकुलम मॉडल में टीचर को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। Hilda Taba present a curriculum model in 1962. It is also called inductio model, grassroot model, bottom to top model. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा गया है कि कौन सा मॉडल है करिकुलम का जो कि बॉटम टू टॉप मॉडल है। तो दिस इज Hilda Taba करिकुलम मॉडल। इट हैज 7 स्टेप्स। इसके 7 स्टेप्स है। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, पहले देखो टिलर के मॉडल को अगर हम देखें तो उसका पहला स्टेप था ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका पहला स्टेप जो है वो डायग्नोसिस ऑफ नीड से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको ग्रॉस रूट और इंडक्टिव मॉडल या बॉटम टू टॉप मॉडल कहते हैं। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, द फर्स्ट स्टेप डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द सेकंड स्टेप सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, थर्ड स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फोर्थ स्टेप सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, द फिफ्थ स्टेप and organization of learning experiences, the sixth step, and the evaluation is the लास्ट 7 स्टेप। ठीक है। तो ये 7 स्टेप जो है दिस इज बेसिकली द स्टेप्स ऑफ करिकुलम मॉडल ऑफ हिल्डा टाबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है करिकुलम का। क्वेश्चन नंबर 370 है, व्हाट आर स्टेजेस ऑफ इरेक्शन थ्योरी। अच्छा जी, इरिक इरेक्शन थ्योरी का अगर हम इरिक इरेक्शन की तरफ जाए तो इन्होंने सेगमेंट फ्रूट के साथ, स्पेसिफिकली सेगमेंट फ्रूट की जो बेटी थी इना फ्रूट, जो काम कर रही थी डिफेंस मैकेनिज्म पे, तो उनके साथ काम किया था। इसीलिए अगर हम देखें तो सेगमेंट फ्रूड ने साइको सेक्सुअल पे काम किया था साइड पे, तो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल और साइको कल्चरल साइड पे काम किया है। ठीक है। तो इसकी थ्योरी को हम साइको सोशल और साइको कल्चरल थ्योरी कहते हैं, और इसकी थ्योरी वही थ्योरी है जो कि इसको हम लाइफ लाइफ स्पेन थ्योरी भी कहते हैं। ओवरऑल जिंदगी में जितने भी मतलब उतार चढ़ाव और जितने भी क्राइसिस आते हैं, तो उसको इन्होंने बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से एक थ्योरी के शक्ल में डिफाइन किए हैं। एरिक्सन थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड लाइफ थ्योरी। इसको हम लाइफ थ्योरी और लाइफ स्पेन थ्योरी भी हम इसको कहते हैं, और साइको सोशल थ्योरी, इसको हम साइको सोशल थ्योरी भी कहते हैं, विद 8 लाइफ स्टेजेस। ठीक है। अच्छा, ये एरिक एरिक्सन कहता है कि इंसान की जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस है, और हर एक स्टेज पे एक एक झगड़ा है, एक एक कॉन्फ्लिक्ट है among टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, या among टू डिफरेंट स्टेजेस। एक सक्सेस है और एक फेलियर्स है।
ठीक है। जिस तरह वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो 1 साल का है, तो फर्स्ट जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 1 साल का बच्चा है, जाहिर बात है वो ट्रस्ट कर रहा है। जिस तरह उसका अब्बू है, वो उसको हवा में उछालता है या फेंकता है और वापस उसको कैच करता है, तो वो हंसता है हवा में। उसको पता है कि ये जो मेरा बाबा है ये मुझे कैच करेगा। दिस इज व्हाट दिस होप। सो द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ दिस ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट इज होप। ठीक है। ये कहता है कि अगर इसी स्टेज से क्राइसिस इसी स्टेज पे ना आए, रिकरेक्शन कहते हैं, और बच्चा जो है वो सक्सेसफुली इससे गुजरे, तो जो अल्टीमेट आउटपुट होगा वो होप होगा। बंदा स्ट्रांग होगा, बच्चा स्ट्रांग होगा। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड जो स्टेज है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है। ये जो स्टेज है 1 to 3 years, ये सिगमंड फ्रॉइड इसी स्टेज को एनल स्टेज कहता है, और कहता है कि इसी स्टेज पे जो बच्चा होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का मतलब यही है कि बच्चा खुद से कुछ चीजें करने लगता है। ठीक है। चॉइसेस मतलब खुद अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता है, या जब आप उसको वैरायटीज ऑफ कपड़े शो कर लो तो वो रोता है, मैंने ये नहीं पहनना, मैंने ये पहनना है। ठीक है। तो एरिक्सन कहता है कि बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए, इसी टाइम पे उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कि वो उसकी जो ऑटोनॉमी है वो डेवलप हो जाए। ठीक है। तो मीन के यहाँ पर जो हमारे पास अल्टीमेट आउटपुट होगा, इट इट विल बी विल एंड चॉइस। ठीक है। तो अगर बच्चा इसी स्टेज से भी सक्सेसफुली गुजरता है, तो वो ऑटोनॉमी, उसके जो चॉइसेस होंगे वो स्ट्रांग होंगे। दिस इज फ्रॉम 1 to 3 years। थर्ड जो स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पर बच्चा जो है 3 to 6 years का है। फ्री स्कूलिंग एज भी हम इसको कहते हैं। तो इसी एज में बच्चा क्या करता है, वो इनिशिएटिव कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है कुछ कामों को। ठीक है। अदरवाइज वो गिल्ट फील करेगा, शर्म फील करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट आउटपुट है हमारे पास वो है पर्पस। ठीक है। वो किसी पर्पस की तरफ जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी पर्पस को वो क्या करे, अचीव करे। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का मतलब यही है कि अभी बच्चा 6 to 12 ईयर है, स्कूल एज में है, अर्ली चाइल्डहुड, लेट लेट चाइल्डहुड एज में है। तो इसी में बच्चा क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है कि वो क्या करे, अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपनी स्किल्स जो है वो शो करे, कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स शो करे। So this is the stage in which a baby, yeah, sorry, a child has to move toward competencies. अगर इससे वो सक्सेसफुली गुजरता है, तो जो बच्चा होगा वो उसकी कॉम्पिटेंसी स्ट्रांग हो गई। ठीक है। जिस तरह इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें कुछ चीज़ें की जाती है, कुछ काम किए जाते हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो अल्टीमेट आउटपुट है वो है कॉम्पिटेंसीज। अच्छा जी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ दिस थ्योरी, जो कि है 12 से 20 साल के बच्चे तक। यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे को अपनी आइडेंटिटी चूज करनी चाहिए। व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज द सम ऑफ ऑल द बिहेवियर व्हिच मेक अ पर्सन यूनिक फ्रॉम अदर, व्हिच मेक अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है। अगर इसी स्टेज में बच्चा जो है उसकी आइडेंटिटी अच्छी नहीं बनी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई, तो वो कंफ्यूजन का शिकार होगा। और ये अगर हम देखें, ये जो एज है ये बिल्कुल ही वही एज है हमारे एरियाज में, कि यहाँ पर बच्चा जो होगा, ज़्यादातर हमारे पास ये जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट होगा, तो इसी लेवल पे बच्चे को अपने लिए चूज करना चाहिए कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। ठीक है। दिस आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में बच्चा जो है उसको चाहिए कि वो क्या करे, अपने लिए एक आइडेंटिटी जो है वो बनाए। और यहाँ पर जो है होगी जो हमारे पास अल्टीमेट जो है ऑब्जेक्टिव, इसका फाइडिलिटी है। बनने में फाइडिलिटी होगी, बच्चे में फाइडिलिटी होगी। ठीक है। अच्छा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 20 to 45 ईयर्स अगर हम इसको देखें, तो दिस इज द एज ऑफ रिलेशनशिप। क्या करेगा, या तो इंटीमेसी की तरफ जाएगा जाएगा या आइसोलेशन की तरफ जाएगा। तो सक्सेसफुल बंदे को चाहिए कि वो इंटीमेसी की तरफ जाए, ना कि आइसोलेशन की तरफ। ठीक है। क्योंकि 20 to 45 ईयर, एरिक्सन कहता है कि यहाँ पर शादी बंदे की होनी चाहिए, या जो है उसके लिए रिलेशनशिप जो है होना वो ज़रूरी है। दिस इज फॉर 20 to 45 ईयर्स, जिसको हम
20-21 से 40 साल तक का जो उम्र है इसको हम अर्ली एडल्टहुड कहते हैं। और 41 से 60 तक का जो उम्र है इसको हम लेट एडल्टहुड कहते हैं। ठीक है। तो इसको ये जो है ये स्टेज है। अच्छा, जेनेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, यहाँ पर बच्चा अभी जो है वो जो हमारे पास है जेनेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन में एक बंदा क्या करता है, यहाँ पर जो है 45 to 65 ईयर ये कोशिश कर रहा है कि इसके मतलब जनरेशन हो, बच्चे हो, खुद जनरेट करे। अदरवाइज अगर ये ना करे ही विल बी स्टेगनेंट, जमूद की तरफ जाएगा। ठीक है। और लास्ट जो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, 65 till 10। इसी उम्र में एक बूढ़ा जो है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन देता है अपनी जो जिंदगी है उस पर, या तो फख्र करेगा और या जो उसकी जो जिंदगी गुजरी है उसको जो है एक अजाब समझेगा। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द स्टेजेस व्हिच द एरिक एरिक्सन gave basically 8 stages and these are very important. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 371 है, व्हाट आर सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। थोंडाई की दी हुई कुछ लॉज है। प्राइमरी लॉज जो है वो तो 3 है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो अभी जो सेकेंडरी लॉज है, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ सिटी एटीट्यूड, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एनोलॉजी एंड सिमुलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ पोलरिटी। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्राइमरी चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है, अच्छी अंडरस्टैंड होती है। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंट चीज़ें अच्छी तरह जो है वो ज़्यादा याद रहती है, उसकी रिटेंशन ज़्यादा होती है। ठीक है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, जिस चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा देर तक याद रहती है। लॉ ऑफ सेडेटिट्यूड, किसी चीज़ को जब हम सेडेटिट्यूड के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और उसकी रिटेंशन ज़्यादा होती है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टीपल रिस्पॉन्स की जो चीज़ें होती है, मल्टीपल रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल एक चीज़ की मिलती है तो हमें ज़्यादा जो है देर तक याद रहता है। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड सिमुलेशन, सिमिलर चीज़ है, ठीक है, वो भी हमें ज़्यादा याद रहती है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है तो वो भी ज़्यादा जो है हम रिलेट करें चीज़ों को और एक्सप्लेन करें तो दिस अगेन लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी मीन ऑन द एजेस, ठीक है, एक साइड पे और दूसरे कोने पे या दूसरे साइड पे। ठीक है, मतलब एक एज पे एक है, दूसरे पे दूसरा है और इसके दरमियान जो चीज़ें हैं, अक्सर हम फॉर एग्जांपल स्टिप्स होते हैं तो पहले स्टिप याद कर ले, लास्ट स्टिप याद कर ले और बीच में जो स्टिप्स है उसको फिर याद करना आसान होता है। दिस लॉ ऑफ पोलरिटी। ठीक है। तो ये कुछ लॉज है जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 372 है, व्हाट इज कंटेम्प्रेरी लर्निंग। कंटेम्प्रेरी मीन हम वक्त, द टाइप ऑफ लर्निंग विच मीट द नीड्स ऑफ करंट एज एंड डिजिटल इरा। कुछ स्पेल मिस्टेक्स है इसमें, सॉरी फॉर इट। अक्सर स्पेल मिस्टेक्स में होते हैं क्योंकि ये अक्सर जल्दी से मैं टाइप करता हूँ और फिर इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल है, तो दैट्स वाई सॉरी फॉर इट। द टाइप ऑफ लर्निंग विच मीट द नीड्स ऑफ करंट एज एंड डिजिटल इरा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 373 है, डिफाइन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग क्या है। Inspection is the process of find out deficiencies। ठीक है। इंस्पेक्शन क्या है, टू फाइंड आउट डिफिशियंसीज। और इंस्पेक्शन को हम कह सकते हैं इट इज द क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट डिफिशियंसीज एंड द वायलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और यहाँ पर इंस्पेक्शन में जो होगा अ टाइप ऑफ फियर होगा, एक फियर का इन्वायरमेंट होगा, एक होप का इन्वायरमेंट होगा। ठीक है। अच्छा जी, एंड कलेक्ट डेटा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग बाय द डिपार्टमेंटल पर्सन। ज्यादातर जो इंस्पेक्शन की जाती है वो डिपार्टमेंट के बंदे ही करते हैं, बाहर से ज्यादातर बंदे नहीं आते। 90 या 95% जो होते हैं वो डिपार्टमेंट के बंदे ही होते हैं। ठीक है। वाइल मॉनिटरिंग क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटिंग इट टू द हाई अप्स। डेटा कलेक्ट करना और इसको हाई अप्स तक प्रेजेंट करना, दिस समथिंग रिलेटेड टू मॉनिटरिंग। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 374 है, व्हाट इज पोर्टफोलियो ऑफ अ स्टूडेंट। तो पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो बेसिकली द पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क
फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। जो हमारे पास पर्पसफुल कलेक्शन है स्टूडेंट वर्क का, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। किसके लिए करते हैं? असेसमेंट के लिए करते हैं। ओवरऑल जितने मतलब स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है या बेस्ट वर्क है, तो पोर्टफोलियो का एक फाइल होता है, उसमें उसकी जो है चीज़ें पुट की जाती है, रख दी जाती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 375 है, व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का ताल्लुक करंट बिहेवियर के साथ है। इसीलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज स्टूडेंट रिकॉर्ड अबाउट द एक्टिव बिहेवियर बाय द टीचर। ये टीचर ही कलेक्ट करता है, क्योंकि जाहिर बात है बिहेवियर का ताल्लुक ज़्यादातर टीचर के साथ ज़्यादा होता है स्टूडेंट की। तो इसीलिए ये स्टूडेंट की बिहेवियर का रिकॉर्ड है जो कि टीचर कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 376 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये मैंने लिखा है पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान के हवाले से करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है। टॉप पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है फेडरल करिकुलम विंग को कि आप क्या बनाएं? करिकुलम बनाएं। करिकुलम विंग की अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, वो उनकी तरफ एक ड्रॉप भेजता है कि आप करिकुलम बना लें, इस पर रिजर्वेशन दे दे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना के उस पर रिजर्वेशन दे देते हैं और दोबारा सेंड करते हैं करिकुलम विंग को। करिकुलम विंग, याद रखिएगा, नेशनल और फेडरल करिकुलम विंग की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो 18 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है करिकुलम मुश्तरका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरवाइज करेगा फेडरल, जबकि बनाएगा हर एक सूबा अपने अपने लिए। ठीक है। हर एक सूबे के अंदर करिकुलम का एक विंग होता है। केपीके में ये डीसीटीई के नाम से है, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन। क्या करता है? अप्रूवल ऑफ द करिकुलम करता है एंड अप्रूवल ऑफ द टेक्स्ट बुक बोर्ड करता है। तो याद रखिएगा, टॉप पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर उसके नीचे करिकुलम विंग, फेडरल करिकुलम विंग, फिर उसके नीचे जो है प्रोविंशियल करिकुलम विंग। ये तीनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट आ गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नेशनल करिकुलम विंग की तरफ, तो वो क्या करेगा? वो एक्सपर्ट की एक कमेटी होती है, उसकी तरफ भेजेगा, वो उस पर अपना रिजर्वेशन डालेगा और दोबारा सेंड करेगा करिकुलम विंग की तरफ, नेशनल करिकुलम विंग की तरफ। अभी अगर चीज डुएबल है, करिकुलम डुएबल है, फिजिबल है, उसमें कुछ रिजर्वेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा? सूबों को भेज देगा। सूबे प्रोविंशियल करिकुलम विंग्स जो है, इस तरह डीसीटीई है, यहाँ पर आके इनकी अपनी एक कमेटी होती है और वो कमेटी इस पे रिजर्वेशन डालते हैं और दोबारा वो भेजते हैं प्रोविंशियल करिकुलम विंग को। तो जब प्रोविंशियल करिकुलम विंग को ये मिल जाता है, तो वो दोबारा फॉरवर्ड करता है इसको नेशनल करिकुलम विंग को। तो जब वहाँ जाता है, तो फॉर एग्जांपल करिकुलम जो है उस वो डूएबल है, फिजिबल है, कोई उसमें मिस्टेक्स नहीं है, या वो हो सकता है इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ भेजते हैं फॉर अप्रूवल। ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की सैंपल की, तो इसके हमारे पास 7 स्टेप है। फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड जो है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। थर्ड जो है सिलेक्शन ऑफ द सिलेबस। ये 3 स्टेप हो गए। फिर उसके बाद जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक्स सॉरी, उसकी जो है सिलेक्शन करना या उसकी कंटेंट की सिलेक्शन करना। फिर टेक्स्ट बुक बोर्ड की प्रिंटिंग करना। ठीक है। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना। एंड लास्ट इज द टीचर ट्रेनिंग, और टीचर को फिर ट्रेनिंग देता है। ये 7 स्टेप जो है ये बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स है। तो यहाँ पर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट अ ड्रॉप। ड्रॉप की जगह अगर रिक्वेस्ट हम लिख ले तो बहुत अच्छा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट अ रिक्वेस्ट टू फेडरल, क्योंकि इसी सतह पर अभी तक ड्रॉप नहीं बना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट अ रिक्वेस्ट टू फेडरल करिकुलम विंग। करिकुलम विंग हैविंग थ्री देयर ओन committees of expert which make reservations on it and send back to the curriculum wing. On the basis of reservations, curriculum wing will forward draft to provincial curriculum wings, where reservation has been put on the draft by the provincial expert committee. It is sent back to the national curriculum wing and curriculum wing gave its approval. ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। इसमें आप लोगों ने इसका एक स्केच बनाना है और स्केच बना के आप लोग इसको याद कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 377 है, विच थिंग विल यू कंसंट्रेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम? तो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड जो है, इट्स द कंसंट्रेशन। चाइल्ड इज द मेन फोकस, इज द
द मेन थिंग, इट्स द गवर्नर। ठीक है। तो चाइल्ड इंटरेस्ट, चाइल्ड कैपेबिलिटीज, चाइल्ड स्किल्स, चाइल्ड की जो है डिफरेंसेस, ये सारे उसमें आ सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसको कंट्री की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट तो नहीं जाना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है वो चाइल्ड के ऊपर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 378 है, व्हाट इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी क्या होती है एजुकेशन की? क्वालिटी है एजुकेशन की, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमने सोसाइटी को और मार्केट को जहन में रखते हुए क्वालिटी की बात करनी है। ठीक है। तो एजुकेशन की क्वालिटी का मतलब है कि एजुकेशन की क्वालिटी तब होगी जब सोसाइटल डिमांड पूरे करेंगे, और जो हमारे पास मार्केट डिमांड्स है वो पूरे करेंगे, कि सोसाइटी को क्या चाहिए और मार्केट को क्या चाहिए। दिस इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। Total quality management mean to include all the members, either students, teachers, community, high ups, for the purpose of full utilization of resources and to satisfy the needs of society and demands of the society and the demands of the markets as well. ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 378। क्वेश्चन नंबर 379 है, डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियलिज्म जो है प्लेटो की फिलॉसफी है, रियलिज्म इज द एरिस्टोटल फिलॉसफी। एरिस्टोटल जो है इट इज द स्टोन ऑफ प्लेटो। आइडियलिज्म बेसिकली आइडियाज पे बात करती है और ये कहती है कि बॉडी इज फॉल्स, साउल आर आइडियाज आर ट्रू, जबकि रियलिज्म कहती है कि बॉडी इज ट्रू while while ideas are ideas are related to body। ठीक है। और आइडियलिस्ट जो है ये कहते हैं डायलॉग होने चाहिए, कन्वर्सेशन होने चाहिए, डायलेक्टिक मेथड होने चाहिए, जबकि रियलिज्म कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, एम्पिरिकल नॉलेज होना चाहिए, सेंसरी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बोथ आर ग्रीस जनरल philosophies. Idealism view reality as independent of ideas, virtues, beauty, and justice, while realism is a response to it which criticizing the statement ideas, this statement ideas are real and bodies are matter is false। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रियलिज्म है ये क्रिटिसाइज करते हैं इस स्टेटमेंट को कि आइडियाज आर रियल एंड बॉडी इज फॉल्स। ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं रियलिज्म वाले एरिस्टोटल। ठीक है। अच्छा जी, फॉर आइडियलिज्म टीचिंग मेथड इज क्वेश्चन आंसर मेथड, वाइल फॉर रियलिज्म इट इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है। ये तो मैंने पहले आप लोग के लिए एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 380 की तरफ। इज क्रिएटिविटी इन इट और लर्निंग बेस्ड। क्रिएटिविटी जो है अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसर्चर, क्रिएटिविटी इज इन इट, इंसान के अंदर तजस्सुस और क्रिएटिविटी होती है जो कि उसको काबिल बनाता है इसकी कि वो टू क्रिएट अ नोवल आइडेंटिटी और पार्शल नोवल आइडेंटिटी इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है। तो ये इनट है अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 381 है, व्हाट इज मीन बाय डिसीजन मेकिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, आपके साथ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट एंड सुटेबल अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने का नाम है डिसीजन मेकिंग है। बहुत ज़्यादा इसके लिए मॉडल्स भी यूज़ होते हैं, जिस तरह हमारे पास क्लासिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, हमारे पास जो है हर्बर्ट साइमन का एक डिसीजन मॉडल है, एक डिल्पी टेक्निक है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है। तो ये सारे जो है हमारे पास डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स है। ठीक है। अच्छा जी, ये इस पे मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन वॉच बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड गोइंग टू द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्स जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 382 है, व्हाट इज स्पेकुलेटिव एंड पर्सपेक्टिव फिलॉसफी। तो इसको हम स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी का जो ताल्लुक है वो ऑन्टोलॉजी के साथ है, पर्सपेक्टिव फिलॉसफी का ताल्लुक जो है प्रिस्क्रिप्टिव का सॉरी, ये एक्सियोलॉजी के साथ है। तो दीज टू आर स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी। Speculative philosophy deal with ontology and theory development regarding purpose of creation of human, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। This is basically speculative philosophy. Perspective philosophy deal with axiology, that what is right and what is wrong, good and bad, ethics, aesthetics, beauty is simply a deal with axiology. ये axiology को भी डील ही करती है। Axiology is the study of values, ethics and aesthetics.
ठीक है। अच्छा, 383 है, PhD स्टैंड्स फॉर व्हाट? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। 384 है, व्हाट इज एम स्टैंड फॉर? मास्टर ऑफ फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 385 है, CGPA स्टैंड फॉर कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 385 है, CGPA स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जब हम एक सेमेस्टर की जीपीए, फिर दूसरे सेमेस्टर की जीपीए, तीसरे सेमेस्टर की जीपीए, जब हम इसको जमा करते हैं तो उसको हम CGPA कहते हैं। ठीक है, कॉम्युलेटिव। Okay, it's enough for today. Inshallah, by tomorrow or by the next lecture, we'll start from 386 and onward. Thanks.